मैं कम सर। नमस्ते। कोने में दे दीजिए, बैठिए। बोर्ड को आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए, जिसमें आपको अपनी व्यक्तिगत जो जानकारी जैसे नाम, राज्य का नाम, जिले का नाम, जाति और धर्म ये शेयर नहीं करना है। हाँ, बताइए, बोर्ड को अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। वर्तमान में सर मेरा जो व्यक्तिगत परिचय ये है कि मैं वर्तमान में एक प्राथमिक शिक्षक असिस्टेंट टीचर के पद पर तैनात हूँ एटा जनपद में। और कुछ? और प्रिपरेशन सर कई वर्षों से प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ व्यक्तिगत तौर से। इस बार जो है मेरा स्पेशल पोस्ट राजकीय विद्यालय प्रिंसिपल पोस्ट के लिए हुआ है। प्रिंसिपल के लिए? जी सर। कुछ आपकी हॉबी वगैरह है? शिक्षण कार्य सर कई वर्षों से कर रहे हैं, वही मेरा हॉबी बन गया है। अच्छा, शिक्षण की हॉबी है। जी सर। अच्छा, कोई आपकी कमजोरी और मजबूत पक्ष? मजबूती के लिए सर यही शिक्षण जो कार्य करता हूँ। नहीं, कुछ आपके अंदर मजबूती होगी ना किसी चीज़ की, कोई ऐसा काम करते होंगे। आपका अच्छाई क्या है और आप में कमी क्या है? व्यक्तिगत तौर से सर अपनी अच्छाई और कमियां मैं कैसे आकलन? क्यों नहीं, हर आदमी को अपनी अच्छाई और कमी पता होती है, और आप तो टीचर, आपको पता होना चाहिए। शिक्षण कार्य सर मेरा मजबूती से रहता है। और कमी? कमी ये है कि थोड़ा सा जो है बहुत सारी चीज़ों में तारतम्यता नहीं बैठा पाते, समन्वय का थोड़ा सा अभाव रहता है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे कार्यों में मैं कार्य करता रहता हूँ। क्योंकि टीचिंग पे तरीका रहा है टीचिंग का, तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा, क्योंकि जनरल स्टडी में मैं कई सारे विषय भी पढ़ाता था, तो इसलिए थोड़ा एक विषय पर जो है मजबूती से काम नहीं हो पाया है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हेडमास्टर और प्रिंसिपल में क्या अंतर होता है? चूँकि टीचिंग में आप जा रहे हैं, तो हेडमास्टर और प्रिंसिपल में क्या अंतर होता है? तकनीकी तौर से सर नहीं पता, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में हेडमास्टर उनको बोला जाता है और इंटरमीडिएट लेवल पर उनको प्रिंसिपल कहा जाता है। तो प्रिंसिपल के क्या कार्य होते हैं? आप प्रिंसिपल के पद पर जा रहे हैं, तो जरा प्रिंसिपल के कार्य बताइए। प्रिंसिपल जैसे कि माध्यमिक विद्यालय को संचालित करना, उसमें डिसिप्लिन को जो है मेंटेन करना, पूरी शिक्षण प्रक्रिया को संचालित रखना। जो पढ़ा है आपने कहीं कि इसे अंदाज लगाकर बता रहे हैं आप? नहीं से पढ़ा है, बीएड और एमएड भी किया है मैंने, तो उसमें शिक्षण प्रक्रिया को समझाया जाता है। हाँ, तो उसमें यही लिखा है या कुछ और भी लिखा है? प्रधानाध्यापक के बहुत सारे कार्य होते हैं सर उसमें। हाँ, तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ। विद्यालयी परिवेश को जो है पूरी तरीके से संचालित करना होता है। शिक्षण और शिक्षणेतर दोनों ही प्रकार के कार्यों को उसमें शामिल किया जा सकता है। शिक्षणेतर कार्य भी उसमें शामिल होते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को सर। शिक्षा दिवस? सॉरी सर। अच्छा, नई जो शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति में क्या नया है ये बताइए। शिक्षा नीति पुरानी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन लेके जरूर आती है। पुरानी शिक्षा पर जो हमारी व्यवस्था थी, वो किसके द्वारा दी गई थी? जैसे कि हमारे पास 1968 और 1986 दो शिक्षा नीतियाँ अब तक आई हैं। तो तीसरी शिक्षा किसने नीति बनाया था? 68 वाली किसने बनाया था, और दूसरी जो आप बता रहे हैं किसने बनाया था? इस संदर्भ में नहीं पता सर, लेकिन वर्तमान शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है, पुरानी शिक्षा नीति में प्राथमिक और उच्च शिक्षा के स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज किया गया है। जैसे कि इंटीग्रेशन थोड़ा सा कम था प्राथमिक लेवल पर। जैसे प्राथमिक शिक्षाओं में प्री प्राइमरी जो रहता है, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र थे, तो आंगनवाड़ी केंद्र हमारे प्राथमिक विद्यालयों से अलग संचालित थे, तो उनको इसमें इंटीग्रेट किया गया है। एक बदलाव सर ये रहा है इसमें। दूसरा, माध्यमिक तक जो स्ट्रक्चर था 10+2+3 वाला, उसमें भी एक बड़ा बदलाव यहाँ किया गया है। 5+3+3+4 वाला, 5+3+3+4 वाला। तो इसे इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई है कि शिक्षा में जो प्री प्राइमरी लेवल हमारा जो आधारिक शिक्षा होती है बच्चे की, उसे विद्यालय शिक्षा से जोड़ने के लिए इसमें बदलाव किया गया है। तो ग्रेजुएशन आपने 2005 में किया हुआ है? जी सर। टीचिंग कब से आप कर रहे हैं? टीचिंग सर 2008 से कर रहा हूँ, निजी विद्यालयों में सर। अच्छा, और सरकारी कब हुए आप? 2020 में हुए हैं। तो आपने टीचिंग भी की है, लंबे समय से टीचिंग की है, प्राइवेट और सरकारी दोनों क्षेत्रों में की है। तो एक चीज़ बताइए, शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में, विशेषकर सरकारी शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियाँ आप दिखाई देती हैं, या क्या क्या चुनौतियाँ देखते हैं? शिक्षा में सर वर्तमान में इन्हें कई बिंदुओं में रेखांकित कर सकते हैं। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर
एक प्रॉब्लम वहाँ हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है तो वहाँ आधारिक संरचना जो है थोड़ा सा विद्यालयों की ठीक नहीं है। सरकार जो है कायाकल्प के माध्यम से उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम कर रही है। दूसरी चुनौतियाँ सर वहाँ जैसे कि टीचर्स की, शिक्षकों की जो दक्षता प्रणाली है या शिक्षण प्रक्रिया है वो पुराने प्रकार की चली आ रही है, तो ये भी एक चुनौती है। नहीं तो एक चीज़ बताइए, आप जैसे टीचर सोशियोलॉजी आपने किया हुआ है, यूपीएससी के थ्रू क्वालिफाई होकर के जा रहे हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि टीचरों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है? मुझे तो बहुत अच्छे टीचर मिले जो वो आईएएस बन सकते थे, पीसीएस बन सकते थे, एमएससी केमिस्ट्री से क्वालिफाइड हैं और वो जा कर के कक्षा 1 में क ख ग घ पढ़ा रहे हैं। तो हमें तो लगता है कि जितना एजुकेशन सिस्टम को जितना टैलेंट चाहिए उससे ज़्यादा टैलेंट प्राइमरी स्कूलों में मौजूद है। फिर कहाँ समस्या रह जा रही है? वर्तमान प्रणाली में सर ये थोड़ा 2 या 3 वर्ष से चेंजेस आया है, जिसमें टेट और सुपर टेट ऐसे कुछ प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं, जिसमें अच्छे शिक्षकों को समावेशित किया गया है। तो फिर जब अच्छे टीचर आ रहे हैं तो फिर कहाँ समस्या है? टीचर अच्छे हैं। इससे पूर्व की जो व्यवस्थाएं थी सर, उसमें मेरिट बेस पर जैसे शिक्षकों की भर्ती कर ली जाती थी, तो कहीं उसमें जो है व्यवहारिक तौर से अच्छे शिक्षक नहीं पहुंच रहे थे। लास्ट के 3 या 4 वर्षों में हम देख सकते हैं कि हाँ, शिक्षा प्रणाली में कुछ बदलाव हुआ है सर। अच्छा, आप टीचर मान लीजिए प्रिंसिपल बन जाते हैं, तो शिक्षा में सुधार के लिए क्या क्या काम करेंगे? जो सरकार वर्तमान में कार्य कर रही है, कहीं हद तक जो है शिक्षा को डिजिटलाइज। नहीं, वो तो सरकार जो कर रही है वो कर ही रही है। आप क्या योगदान देंगे या आपके पास क्या खासियत है, आपके पास क्या टैलेंट है कि जिसके आधार पर सरकार आपका चयन करे, आपको प्रिंसिपल बना दे और जा करके आप कुछ काम करेंगे जिससे शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी आपके विद्यालय की? सरकार की जितनी भी सर नीतियां हैं, अगर उन्हें सही रूप में अगर हम तो सरकार की नीति तो हमको बैठा दीजिए, मैं क्रियान्वित कर दूंगा, मुझे प्रिंसिपल बना दिया जाए, आपको क्यों बनाया जाए? कहीं न कहीं सर क्रियान्वयन व्यवस्था में भी अभाव नहीं, होता तो है। सरकार की जो योजनाएं हैं वो तो किसी को भी एक पढ़े लिखे आदमी को लगा दिया जाएगा तो वो योजनाएं क्रियान्वित करा देगा। तो आप में क्या खासियत है, आप में क्या विशेषता है जो औरों से अलग है और जो माध्यम बनेगी आपके चयन का? जी सर, सैद्धांतिक रूप से सर ये प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन प्रभावी रूप से लागू नहीं करी जाती हैं। नहीं तो मैं आप कोशिश बताइए यही ना, करूंगा कि आप कुछ, आपके पास कुछ विचार होंगे, आपने कुछ सोचा होगा चलूंगा तो स्कूल में कुछ करूंगा, आपने स्कूल में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया भी है तो वहाँ पर कुछ समस्याएं देखी होंगी, तो उन समस्याओं को क्या क्या समस्याएं देखी और उसका कैसे समाधान करेंगे प्रिंसिपल बन जाएंगे तो? जैसे सर शिक्षण प्रक्रियाएं हमारे पास बहुत अच्छी हैं, उन्हें सही से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। शिक्षा को हम आज डिजिटल के माध्यम से जोड़ सकते हैं। आज हमारे पास बहुत सारे जो हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, एप्लीकेशंस के माध्यम से बहुत सारे आउटसोर्स चीज़ें हम कर सकते हैं और उन्हें विद्यालय में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जहाँ हमारे पास जैसे शिक्षण सामग्री का अभाव है, तो शिक्षण सामग्री को हम जो है तकनीकी तौर से जोड़ करके विद्यालय में लागू आप ऐसा नहीं लग रहा कि आप शिक्षा व्यवस्था को ही दोषी मान रहे हैं कि सारी व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था में ही दोष है? मैंने सर सरकारी विद्यालयों में देखा है कि कुछ सुख सुविधाओं का अभाव है। जैसे मैं प्राथमिक विद्यालय में हूँ इस समय, और सेशन तो का वहाँ शिक्षा के लिए आप जा रहे हैं कि सुख सुविधा के लिए जा रहे हैं? नहीं सर, शिक्षा का 2 से 3 माह सेशन का गुजर चुका है, लेकिन विद्यालय जो पुस्तकें होती हैं बच्चों तक अभी तक पहुंच नहीं पाई हैं। तो इस शिक्षण प्रक्रिया में कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर या इसमें कहीं शिक्षा के संसाधनों की पहुंच में अभाव है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा समस्या देखने को मिलती है। और इसे हम तकनीकी तौर से यूट्यूब या अन्य संसाधनों के माध्यम से पूरा कर नहीं सकते तो हैं। आप देखिए, आप प्राथमिक स्कूल में शिक्षक हैं, कोविड के दौरान पूरा जो हमारा समाज है, विशेषकर एजुकेशन हमारा सिस्टम है, वो डिजिटल डिवाइड हो गया। एक वर्ग ऐसा था जिसने डिजिटल एजुकेशन को ग्रहण किया, अपनी शिक्षा को जारी रखा, विशेषकर जो संपन्न वर्ग के लोग थे। लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के और जो कमज़ोर वर्गों के बच्चे हैं, गरीब वर्ग के बच्चे हैं, वो शिक्षा से वंचित रह गए, स्कूल बंद हो गया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम जो है डिजिटल कर देंगे स्कूलों को और फिर वो सारे लोगों को शिक्षा दे देंगे? संभव है सभी को डिजिटल करना, शिक्षा उपलब्ध कराना, विशेषकर इस कोविड के दौरान? या मान लीजिए एक नया कोविड की नई कोई वेबसाइट आती है, तो जो आपके प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनको शिक्षा कैसे उपलब्ध कराई जाए अगर वो स्कूल नहीं आ सकते हैं या सरकार स्कूल खोलने की इजाज़त नहीं देती है तो? इसके लिए सर कई सरकार ने योजनाएं भी चलाई थी, इसमें
एप्लीकेशन जैसे दीक्षा ऐप है या कई और भी ऐपों का एप्लीकेशंस का तो बच्चे के पास मोबाइल ही नहीं है, ऐप लेके क्या करेगा वो? अभिभावकों के माध्यम से सर उसको संचालित। अभिभावक के पास भी नहीं है और है भी तो छोटा वाला बटन वाला फोन है। इसके लिए सर दूसरा ऑप्शन हमने ये विकल्प दिया सरकार ने, मोहल्ला क्लासेस का एक कॉन्सेप्ट आया था कि शिक्षक जो है एक मोहल्ले में जा करके 10-20 बच्चों का एक ग्रुप बना करके सोशल डिस्टेंसिंग के ध्यान रखते हुए शिक्षण कार्य कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज सर। तो आप ये बताइए, कई बार देखने को मिलता है, न्यूज़पेपरों में पढ़ने को मिलता है कि एक सरकारी विद्यालय का अध्यापक अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। सरकारी विद्यालय का शिक्षक 50,000 रुपये मंथली वेतन पाता है और प्राइवेट स्कूल का 20,000 रुपया पाता है, लेकिन फिर भी एक सरकारी विद्यालय का जो है अध्यापक अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाता है? सर इसमें कई संभावनाएं देख सकते हैं। जैसे कि एक सरकारी विद्यालय का जो टीचर होता है, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसको 50 से 60 किलोमीटर दूर अपने घर से शिक्षण कार्य के लिए जाना होता है। और उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं कुछ ऐसी हैं, जैसे आकांक्षी ज़िले हैं, वहाँ पर पश्चिम का कोई टीचर और पूर्व में जाकर निवास कर रहा है, तो सबसे बड़ी समस्या ये रहती है। तो एक बहुत पहले कार्यक्रम चलाया गया था, सर्व शिक्षा अभियान। जी सर। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में हमें कुछ बताइए। सर्व शिक्षा अभियान, जैसे कि सर नाम से ही स्पष्ट होता है कि सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, इस उद्देश्य से चलाई गई एक योजना थी। 1999-2000 के बजट में इसको प्रस्तावित किया गया था। इसमें सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या क्या कार्य किए जाते थे, कौन से कदम उठाए जाते थे? सॉरी सर, मैं डिटेल में सर नहीं पढ़ पाया। यह सेंटर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था या किसी राज्य सरकार द्वारा चलाया गया था? संदर्भ में ये नहीं पता। आप ग्रामीण शिक्षा और नगरीय शिक्षा में अंतर क्या पाते हैं? सर ग्रामीण और शहरी शिक्षा में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सबसे पहला तो अवसंरचनात्मक जो संरचना है कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो हम समस्या देख सकते हैं। और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ दीजिए, इसके अलावा भी कोई अंतर आपको दिखाई पड़ता है? सोसाइटी का अंतर होता है। सोसाइटी का अंतर, और कोई अंतर? स्कूल के अंदर की बात बताइए, उनके पठन पाठन को लेकर बताइए। हम सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को आपसे हमने कहा कि अलग कर दीजिए। इसके अलावा क्या आपको दिखाई देता है? नगरीय संरचना से सामाजिक संरचना गांव की और शहरों की अलग अलग तरीके से हम स्कूल के अंदर की बात कर रहे हैं, हम नगरीय संरचना ग्रामीण संरचना की बात नहीं आपसे। नहीं से दोनों संरचनाएं मतलब बराबर ही हैं। अच्छा, एक कार्यक्रम चलाया जाए मिड डे मील प्रोग्राम, ये अक्सर देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट हाफ में तो बच्चे स्कूलों में सरकारी विद्यालयों में होते हैं, सेकेंड हाफ आते आते आधे से बच्चे चले जाते हैं। एक प्रिंसिपल के रूप में, एक हेडमास्टर के रूप में इसे रोकने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? इसमें सर दो चीज़ें देख सकते हैं हम। जैसे कि इस योजना का पहला उद्देश्य था कि ड्रॉप आउट को रोकना है बच्चे को, दूसरा बच्चे की सेहत का ख्याल रखना है। यानी कि अगर बच्चा हष्ट पुष्ट रहेगा, खाना उसको अच्छा मिलेगा, तो पढ़ाई भी अच्छा करेगा। तो इस संदर्भ में इस योजना में अभी बदलाव की भी बात चल रही है कि अभी इसमें एक टाइम बच्चे को जो है ब्रेकफास्ट भी देने की बात हो रही है। तो बच्चे को कैसे भी करके विद्यालय में रोकना है, तो खाने के माध्यम से बच्चे को प्रशिक्षित करना है। तो ये भी एक इसमें दायरा बढ़ाया जा सकता है कि ब्रेकफास्ट भी उसमें ज्वाइन कराया जाएगा, उसके बाद बच्चे को लंच कराया जाएगा। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप इस बात को लेकर सहमत हैं कि शिक्षा के अंतर्गत सेक्स एजुकेशन को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए? क्योंकि आप बच्चों में देखने को मिल रहा है, स्कूल स्तर पर भी देखने को मिला कि बच्चे भी सेक्स क्राइम कर रहे हैं। तो बच्चों में सर जैसे कि बायोलॉजिकली इसका जो एज ग्रुप होता है बच्चे का, तो बायोलॉजिकली इस ग्रुप में इसको जोड़ने की ज़रूरत है कि बच्चा जो है सेक्स के बारे में कौन सी जगह पर उसको समझाने की आवश्यकता है, किस एज ग्रुप में। जो हमारा सामाजिक परिवेश है उसमें चाहे माता पिता हों, चाहे हमारे बड़े भाई हों या परिवार का अन्य बड़ा, अपने छोटों के साथ जो है इस तरह की बातें करने से बचता है। ये आप को एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, वहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों होते हैं, तो आपको एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों के साथ बातचीत करनी होगी, तो कहाँ तक आप अपने को सहज पाते हैं? इसमें सर यही है कि एक दायरे में रहते हुए बच्चों को समझा सकते हैं। बायोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि उनको बिल्कुल सेक्स पॉइंट ऑफ व्यू समझाया जाए। शारीरिक क्रिया विज्ञान के माध्यम से भी समझाया जा सकता है कि हमारा शरीर किस प्रकार से काम करता है,
इसके माध्यम से बच्चों को समझाया। एक वर्ड यूज हो रहा, बाल मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, इन दोनों को आप परिभाषित कर सकते हैं? सॉरी सर, इस संदर्भ में जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं सर। आपने सोशियोलॉजी से किया है सारा कुछ, आप बताएंगे कि सोशियोलॉजी का प्रशासन में क्या योगदान हो सकता है? जी सर, बहुत बड़ा योगदान हो सकता है सर। जैसे कि सोशियोलॉजी में सामाजिक प्रक्रियाओं को ही जोड़ा जाता है। सामाजिक प्रक्रिया का एक हिस्सा सर प्रशासन भी माना जाता है। समाज का एक हिस्सा है प्रशासन, तो उसे हम अलग करके नहीं देख सकते इसमें। बीमारू राज्य का नाम सुना है आपने? जी सर। क्या है ये? बीमारू राज्य सर एक मीडिया द्वारा प्रसारित एक टर्मिनोलॉजी है। मीडिया के द्वारा? जी सर। इसमें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों को शामिल किया था। तो इनका जो आर्थिक विकास प्रक्रिया के आधार पर इस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख 3 समस्याओं को बताएंगे सामाजिक स्तर पर? वर्तमान में सर एक इस समय जो है धार्मिक उन्माद की जैसे प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, ये भी एक सामाजिक मुद्दा बन सकता है, ये भी एक समस्या है। दूसरी समस्या सामाजिक स्तर पर बेरोजगारी की समस्या हो सकती है। तीसरी समस्या में सर जनसंख्या का एक आधार भी लिया जा सकता है कि जनसंख्या आधिक्य है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है और संसाधन घट रहे हैं, लगातार संसाधनों का अभाव हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में जनसंख्या किस प्रकार से कंट्रोल में किया जाए? और अभी जो जनसंख्या नीति आने वाली है, जिस तरीके से समाज में कई सारे धर्म के, मजहब के लोग रहते हैं, आपको जनसंख्या नियंत्रण को लेके आपके विचार क्या है? सर, जनसंख्या नियंत्रण भारत के संदर्भ में कोई विधिक या संवैधानिक प्रावधान तो अभी नहीं है इस तरीके का कि उसे नियंत्रित किया जाए। ये एक व्यक्तिगत मुद्दा है कि व्यक्ति जो है जनसंख्या के संदर्भ में स्वतंत्र है। तो ऐसे में सरकार को संवेगात्मक या मनोवैज्ञानिक रूप से कुछ नियंत्रण स्थापित करने के लिए बोला जा सकता है। एक सोशल अपील की जा सकती है। सोशल अपील से तो जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा। आप एक तरफ देख रहे हैं, जापान में बूढ़ों का देश कहा जाता है। हंगरी जैसे लोगों, वहाँ पे जो लोग हैं, खास के जो ईस्टर्न यूरोप में जो लोग हैं, वहाँ पे कहा जा रहा है कि सरकारें वहाँ पे प्रोत्साहित करती है कि आप अपने घर के अंदर बच्चे लाएं। पैटर्नल लीव दिया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया ऐसे देश में। तो ये जो पूरे विश्व स्तर पे एक तरफ से डेवलपिंग कंट्रीज में जनसंख्याओं का घनत्व भी और दबाव भी बढ़ रहा है, और जो बाकी के जो देश है वहाँ पे जनसंख्या धीरे धीरे नेगेटिव ग्रोथ में आ रहा है। तो क्या आप भारत ऐसे देश में जहाँ हमारा समाज भी चलता रहे, हमारे यहाँ कामकाज भी बाधित नहीं हो, तो जनसंख्या को लेके आपके अपने विचार क्या है? मेरा मानना सर ये है कि जनसंख्या आधिक्य जो किसी भी देश का होता है, अगर वो जनसंख्या का सदुपयोग किया जाए तो एक, क्योंकि भारत में जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सबसे आधिक्य वाला देश है और वर्तमान में बहुत अच्छे से राज्य है और बहुत अच्छे से तरक्की कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या जहाँ ज़्यादा होती है तो टैक्स पेयर भी उस हिसाब से ज़्यादा बढ़ते हैं। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी संसाधन का प्रयोग करेगा टैक्स जरूर पे करेगा। तो अपना मानव एक संसाधन के रूप में जैसे हम प्रयोग करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से जो है उत्तर प्रदेश में इसका सही सदुपयोग भी किया जा सकता है। भारत के ऐसे किसी राष्ट्रपति का नाम बताएं जो टीचर भी थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किस राज्य से थे वो? कंफर्म नहीं है सर मुझे। एक और अगला प्रश्न है कि आप में ऐसे कौन से गुण हैं जिसके कारण आपको सेलेक्ट किया जाए? सर, स्वतः मैं अपने गुण तो नहीं, हाँ ये है कि जैसे मान लीजिए मुझे कोई समस्या अगर दी जाती है तो सबसे पहले मैं सारी समस्याओं का कारण जानने का प्रयास करूँगा। उन कारणों के बाद उसके समाधान क्या हो सकते हैं, विकल्प क्या हो सकते हैं, उनके लिए खोजने का प्रयास करूँगा और उन्हें अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। समस्या के अनुरूप समाधान का प्रयास करूँगा। एक अंतिम प्रश्न है, मान लीजिए अभी अचानक अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, तो आप इस परिस्थिति में कैसे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे? क्या हम लोगों में से किसी को आप बचाने का प्रयास करेंगे या अपने आप पहले बचाएंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जी सर, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। नहीं, मैंने कहा ना, भूकंप आ गया, अभी ट्रेमर स्टार्ट होने वाला है 10 मिनट के बाद, कैसे आप क्या करेंगे? सबसे पहला तो प्रयास सर यही रहेगा कि स्वयं को बचाने का प्रयास करें। थैंक यू सर। लास्ट एक क्वेश्चन रहेगा मेरी तरफ से बस। सेक्स एजुकेशन की बात हो रही थी, अभी आपने न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट्स भी देखे होंगे कि केरला में अंडर एज गर्ल्स में एबॉर्शन के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं।
आप किसी गर्ल्स कॉलेज, इंटर कॉलेज या स्कूल के कहीं आप अपॉइंट होते हैं प्रिंसिपल वगैरह, वहाँ आप सेक्स एजुकेशन को कैसे प्रमोट करेंगे? जैसे सर मैंने पहले भी बताया कि इससे हम जो है जो आपका शरीर क्रिया विज्ञान होता है उसके माध्यम से हम समझा सकते हैं बच्चे को, पढ़ाई के साथ जोड़ करके ही समझाया जा सकता है, डायरेक्ट इंडिकेट नहीं कर सकते। पढ़ाई के माध्यम से या उसको अलग से कुछ प्रोजेक्ट के माध्यम से भी समझा सकते हैं। कोई बच्चों को प्रोजेक्ट, ऐसा कोई केस आपके स्कूल कॉलेज में आ जाए तो क्या करेंगे आप? इसके लिए सर यही करेंगे, इसको प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों को समझाएंगे। सेक्स नहीं, एजुकेशन ऐसा कोई केस आ जाता है आपके पास? तो सबसे पहले सर उसका कारण, जैसे मान लीजिए उनके अभिभावकों को बुलाया जाए, जो भी समस्या रहेगी, क्योंकि ये व्यक्तिगत मामला बच्चे का रहेगा तो उसमें माता पिता को साथ में लेना बहुत ज़रूरी होगा। उसमें मैं स्वतः कुछ निर्णय नहीं कर सकूँगा। सर, समाजशास्त्र के जनक कौन है? सर आगस्ट कॉम्टे। भारतीय समाजशास्त्र के जनक कौन है? GS घुरी है। जीएस घुरी है। पढ़ा है आपने कहीं? हाँ सर पढ़ा है। राधा कुमुद मुखर्जी का क्या योगदान है? सभी सर ज़्यादातर भारतीय सामाजिक विचारक हैं, इसमें जाति व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था। नहीं, राधा कुमुद मुखर्जी जी का भारतीय समाजशास्त्र में क्या योगदान है? राधा मुखर्जी सर, जैसे हम कह सकते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय से भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र को प्रारंभ करने का श्रेय उनको जाता है सर। कलकत्ता विश्वविद्यालय से वो बिलोंग करते थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो है समाजशास्त्र विषय को प्रारंभ करने में योगदान दिया है सर। भारत में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी? सर कलकत्ता विश्वविद्यालय। ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। नमस्कार।